हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके, और बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों देख लो, ऐसा ही पेपर आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपकी स्पेशल क्लास है जो कि शाम को इवनिंग की क्लास रहती है 8 बजे से। ये 8 बजे वाली क्लास है, गलत पड़ गया है यहाँ पे, 10 बजे नहीं, 10 बजे कल हुई थी। कोई बात नहीं, थंबनेल मैं चेंज कर दूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपकी 8 बजे रहती है, शाम को 8 बजे से। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। चलिए, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। निधि राज, नीतू, नेहा मिश्रा, राजा फरजाना खातून, जूली सिंह, पिंकी, रूबी मिश्रा। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है, सब कुछ ओके ओके है, सेशन को स्टार्ट कर लें। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। श्रीनाथ यादव, मेरी तबीयत ठीक है, गले में थोड़ा सा खराश हो रखी है। चलो, दिख रहे हो, बिल्कुल दिख गए तुम। ठीक है श्रीनाथ यादव, चलो क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो डेली की जो क्लास का शेड्यूल रहता है आप सभी जानते हैं। पहली क्लास मॉर्निंग 11 बजे होती है, दूसरी 12 बजे क्लास होती है रीजनिंग की, तीसरी क्लास आपकी रहती है 2 बजे से साइंस की। आज साइंस की क्लास में थोड़ा सा इशू आ गया था। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लाइव सेशन है। आज की क्लास से आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो, यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट यहाँ से जुड़ सकता है, बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक्स से और इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसी से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, या हो सकता है हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिल जाए जो आज की क्लास में क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है निम्न में से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ये भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, एग मार्क। अब ये बताइए, जो एग मार्क है ये होता क्या है? एग मार्क किसे कहते हैं? दोस्तों, एग मार्क जो होता है ये प्रयोग करने वाली चीज़ें, जैसे खाने वाली चीज़ें, अंडा हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर होती है एग मार्क। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड में डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है, तीसरा नंबर। इसमें आपसे कह रहा भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मोनू वर्मा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे है, चौथा नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में, यानी इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का जो पूरा नाम है, पैन का जो पूरा नाम है वो क्या है? देखिए, पैन का पूरा नाम क्या होता है? पी फॉर होता है परमानेंट, ए फॉर होता है अकाउंट, एन फॉर नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अपूर्वा खुश रहो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पे है।
यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नया नाम क्या है? देखिए, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और एक बैंक को नया नाम दे दिया गया था। वह नाम क्या था दोस्तों? वह नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। क्या नाम था? SBI। विमला, खुश रहो। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है, 6ठा नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना है। वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण समाप्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? ये मुद्रा कहलाती है कॉल मनी। क्या कहलाती है? इस मुद्रा को कहते हैं कॉल मनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। दोस्तों, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1952 में। 1952 में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा। अंजू देवी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। अच्छा, नोटिफिकेशन सभी को मिल गया था क्लास का? एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, सभी को नोटिफिकेशन क्लास का मिल गया था? देखिए, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? वंदना, गुड इवनिंग। ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है, किस राज्य में की जाती है? तो 8वें पे कर लेंगे, राजस्थान में। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो राजस्थान में। बाटू पटेल, राधे 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 राधे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 9वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? दोस्तों, 9वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग कर लेंगे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है। 10वां नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? दसवें नंबर पर राइट आंसर आपका बी हो जाता है, राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे 11वां नंबर है। कह रहा किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? 11वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ये जो है ये केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? कोमल, गुड इवनिंग। 12 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है, भूरी क्रांति भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। खाद्य प्रसंस्करण और जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनके उद्योगों का विकास, ये भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे 13 नंबर है। इसमें कह रहा भारतीय कृषि का
किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? गुड इवनिंग आशीष कुमार, शिवांगी, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर हो जाता है छोटे जोत क्षेत्र। देखिए, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र होने के कारण से संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर। इसमें कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 14 पे राइट आंसर हो जाता है 1952। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम क्या है दोस्तों? 15 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है एस फॉर स्पेशल, ई फॉर इकोनॉमिक, जेड फॉर जोन। यानी सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाता है गेहूं, जौ और चना। ये रबी की फसलें हैं, चावल रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 17 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर है। इसमें कह रहा वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। तो खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ या रासायनिक पदार्थ। तो देखिएगा 18 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 19 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? 19 पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है बिक्री कर, जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। संपत्ति कर है, पेशा कर है, निगम कर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है निम्न में से? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है निम्न में से? तो मानवीय संसाधनों का विकास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर है। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुए? पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? 21 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप क्या कर लेंगे? पंचायती राज द्वितीय योजना में प्रस्तावित हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है 22 नंबर पे? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर आपके स्क्रीन पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू करी गई? 23 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करी गई थी 1 अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर है। 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाता है डॉक्टर विजय एल केलकर। डॉक्टर विजय एल केलकर को 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 2008 से 2009 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकार का प्रतिशत है।
दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 26 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 26 नंबर में कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है निम्न में से? भाई दो क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए अभी शशिकांत दास हैं, ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखो कि जो वर्तमान में है, भाई इसमें वर्तमान में तो नहीं कहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शशिकांत दास है, सॉरी शक्तिकांत दास, शशिकांत कह रहे हैं, शक्तिकांत दास वर्तमान में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 27 नंबर पे, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बताया तो शक्तिकांत दास, वो तो आप लोगों को देखना था ना कि सही आंसर कौन सा है, आपको तो पता होना चाहिए कि गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में कौन। क्वेश्चन के ऑप्शन पे मत जाओ, क्वेश्चन पे जाओ। 27 पे राइट आंसर क्या करोगे? भाई कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। 27 पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए अर्थ ये हो जाता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है 29 नंबर पे विकासशील राष्ट्र। क्या करेंगे? विकासशील राष्ट्र। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? आयात निर्यात बंद। तो ये साइंस के लिए क्लास नहीं है क्या बेटा? ये सबके लिए क्लास है, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए क्लास है।
अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए। ये सभी के लिए क्लास है। आप किसी भी स्टेट से एग्जाम दे रहे हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, भाई जीके में तो यही सब आता है ना। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि आयात और निर्यात बंद। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? 31 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो सर्व प्रमुख कारण हो जाता है परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर 32 नंबर है। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? पहले क्लास तो आप लोग कर लो, आपस ही में क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो। चलो सारी चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत हो। क्लास कंटिन्यू करो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? देखो 32 नंबर पे देखिए, आर्थिक विकास का तात्पर्य ये होता है आर्थिक यानी घरेलू, घरेलू उत्पाद में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान विवरण एवं आत्मनिर्भरता, ये आर्थिक विकास के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट कर लेंगे, उपरोक्त सभी, 32 नंबर पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है अर्थव्यवस्था में, समझना बात को। तो राइट आंसर यहां पर देखो कृषि है, और कृषि में आपका वन और उत्खनन दोनों ही आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहां पर क्या कर लोगे, ये सभी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 34 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो सेवा क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था के कौन से अंग से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, या फिर चतुर्थ? तो 34 पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है, तृतीयक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पर 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। 35 पे राइट आंसर कर लेते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है यानी बेस ईयर कौन सा है? तो 36 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1999 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है राष्ट्रीय आय क्या होती है? अभी आप ये भी तो कहोगे ना भाई राष्ट्रीय आय का बेस तो आपने पूछ लिया कि आधार क्या है, आधार वर्ष क्या है, तो 1999 से 2000। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय क्या है? तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, या किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं के पूंजीगत संसाधनों में विशुद्ध जोड़ ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 38 नंबर है।
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? 38 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 39 नंबर में कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? 39 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अनुमान लगाया था भारत की राष्ट्रीय आय का। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि का, सेवा का, उद्योग का या फिर अवस्थापना का? तो 40 पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सेवा का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? तो ये दोस्तों है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन इंडिया विज़न आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया विज़न है क्या। तो एक ये उद्देश्य रखा गया था इस योजना आयोग के द्वारा कि भारत को 2020 तक क्या करना है? विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य तैयार करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर है। इसमें कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? मतलब बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं ये तैयार कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एक है, वो ये सारी चीजें तैयार करता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी हो रखी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 43 नंबर। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। 43 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? तो भारत में जो बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 44 नंबर है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है वो कौन सी है? उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर आपके स्क्रीन पे कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो ये सूत्र दिया किसने? ये सूत्र दिया था डीटी लकड़ावाला ने। डीटी लकड़ावाला ने, ध्यान रखिएगा, डीटी ध्यान रखो काफ़ी है, डीटी लकड़ावाला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 46 नंबर है। इसमें कह रहा भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? 46 पे राइट आंसर बी हो जाता है, निर्माण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 47 नंबर है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। 47 पे राइट आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 48 नंबर है। 48 में आपसे कह क्या रहा, ध्यान देना कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? देखिए, इसका संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो निचले स्तर के लोग हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं,
उन परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये विश्व बैंक प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, राइट। शिवानी करदम, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, किस अर्थशास्त्री की देन है? जल्दी से बताइए। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो राइट आंसर हो जाता है डी, महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उपरोक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर यहां पर आप डी कर लेंगे, उपरोक्त सभी। जीवन प्रत्याशा भी शामिल है क्योंकि मानव विकास से संबंधित है ये। साक्षरता दर, ये भी मानव विकास से संबंधित। भाई, साक्षरता दर जब बढ़ेगी तभी तो मानव विकास होगा और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 52 नंबर है। इसमें कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ करी गई? 52 पे राइट आंसर हो जाता है 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहां पर आप क्या करोगे? मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है MP, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 54 नंबर है। कह रहा भारत निर्माण योजना संबंधित है। देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी आप नॉलेज गेन कर लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भीड़ में पीछे रह जाओगे। आप भीड़ में पीछे रह जाओगे। कितनी भी आपको नॉलेज हो, कितनी भी आप नॉलेज गेन कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर व्यक्ति जब 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, और आपने अगर एक दिन भी मिस कर दिया तो आप उन लाखों लोगों से पीछे हो जाओगे और आगे होने के लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी आपने रो लिया और मेहनत कर लिया तो आप आने वाले आगे के भविष्य में उतना ही अच्छा जीवन यापन कर पाओगे। ठीक है, अभी की मेहनत बाद में आपको समझ में आएगी कि आपने मेहनत करी और आप सक्सेस हुए। लेकिन अगर अभी आपने वो मेहनत नहीं करी या अभी आपने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो वो बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर हम कर लेते तो, क्योंकि समय तो निकल जाएगा, फिर आपके हाथ से जब सब कुछ निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा अगर कर लेते तो, फिर आप अपने आप को केवल कोसोगे, अपने आप से क्वेश्चन करोगे और कुछ नहीं है, और हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 54 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? भारत निर्माण योजना संबंधित है, तो भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से भारत की ग्रामीण जो अधिसंरचना है इसके विकास से भारत का निर्माण योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 55 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 55 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 25 दिसंबर 2000 को
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 56 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? सभी लोग आंसर करिए जितने लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से। यहाँ पर आपसे कह रहा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों 56 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले आंसर आया शिवानी करदम का। रूबी मिश्रा, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2005 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 57 नंबर है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपको ना समझ में आ जाए, ना समझ में आए कि हमें आंसर कौन सा करना है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि भारत में जो योजना का निर्माण है उसके उद्देश्य राष्ट्रीय आय से भी जुड़े हैं। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है, और आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, भाई जो आय है और संपत्ति है इसमें जो असमानताएं हैं उनको घटा देना, निर्धनता उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम टैग लगाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का। भाई पंचवर्षीय योजना जो है ये कौन बनाता है, जिम्मेदारी कौन लेता है? ये जो जिम्मेदारी है ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी होती है योजना आयोग की। भाई योजना आयोग का काम ही यही है। तो राइट आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 59 नंबर की, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? जो अंतिम प्रारूप होगा इसे कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप ये राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना को लेकर के क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 61 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं, किडनी दिवस मनाया जाता है, किडनी दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताओ, किडनी दिवस मनाया जाता है, कौन पहले आंसर देगा? किडनी दिवस मनाया जाता है, एक क्वेश्चन है छोटा सा, सभी लोगों से कहना है भाई कि किडनी दिवस मनाया जाता है। और ये 2023 में किस दिन मनाया गया? किडनी दिवस 2023 में किस दिन मनाया गया? निधि राज 9 मार्च। बहुत बढ़िया, वेल्डन, शाबाश। 9 मार्च को, इस वर्ष किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया गया, ठीक है, 9 मार्च 9 मार्च। और किडनी जो है ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, ठीक है। और ये कंफर्म नहीं है कि 9 मार्च को ही मनाया जाए, इस बार तो 9 मार्च को मनाया गया, और उसके पहले 2022 की अगर बात करें तो 10 मार्च को मनाया गया था। अब सिचुएशन यहाँ पर ये होती है कि जो किडनी दिवस है ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है।
इतना ध्यान रखना है कि जो किडनी दिवस है ये महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि किडनी दिवस इस वर्ष मनाया गया तो आप आंसर क्या करोगे? 9 मार्च। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी को बताना था, तो ये पेपर में आ सकता है, चाहे वो बिहार बीएड में पूछा जाए या यूपी बीएड में पूछा जाए, झारखंड बीएड में पूछा जाए या राजस्थान बीएड में पूछा जाए। चलो, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर यहां पर आप लोगों ने क्या किया? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष की जब बात करें तो मैक्सिमम प्रधानमंत्री आंसर सही बैठता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 62 नंबर है। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। कल ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था तो मैंने नहीं पूछा ये किडनी दिवस को लेकर के, मैंने कहा चलो आज आप लोगों से पूछ लेता हूं, मुझे याद आ गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है सर गायस का ही नाम लेते हो, कभी बॉयज का भी नाम ले लो। बेटा गाइस में तो सभी आ जाते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट से सेशन को कंप्लीट करना है, बहुत टाइम हो रखा है। 63 पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है 65 नंबर, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? 65 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, कृषि। अगला क्वेश्चन ये रहा 66 नंबर आपके स्क्रीन पर, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? 66 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसी महाल बोनिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महाल बोनिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन यहां पर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन ये रहा 68 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कि भारत में जो योजना अवकाश है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग हॉलीडे, वो था, भारत में योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे था, तो ये था 1966 के सूखे के बाद। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी किस इस्पात कारखाने की स्थापना? तो ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ये सभी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन सभी को। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित करता है? दोस्तों यहां पर आपसे यह कह रहा है कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित करता था, या किस कह सकते हैं यहां पर कि किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? 70 पे ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 71 नंबर क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिवर्ष या प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित की गई थी? यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था।
71 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 8%। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? अब मुद्रास्फीति की अगर हम लोग बात कर लें कि मुद्रास्फीति होता क्या है, तो समझने वाली बात यह है कि अगर मुद्रास्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति को हम लोग कहते हैं दोस्तों महंगाई। क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। लेकिन यहां पर लिख कर क्या आ रहा है? मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति कहो या महंगाई कहो, ये किसी मुद्रास्फीति, महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि मुद्रास्फीति क्या है। तो 73 पे राइट आंसर सी कर लोगे। 1993 से 1994 ये इसका आधार वर्ष है। 74 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहां पर कर लेंगे डी, ये सभी। देखिए आयकर भी है, सीमा शुल्क और निगम शुल्क, ये सारे जो कर हैं ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अगला क्वेश्चन यहां पर 75 नंबर है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर। 75 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये सभी। सीमा शुल्क, तटकर, उत्पादन शुल्क, ये सारे अप्रत्यक्ष कर होते हैं। 76 पे आ जाएंगे, यहां पर आपसे कह रहा है कि रेखीय समिति का जो अध्यक्ष रेखीय समिति का संबंध किससे है? दोस्तों रेखीय समिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेखीय समिति एक अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहां पर 77 नंबर है कि बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? ये जो बिक्री कर है ये केंद्र सरकार का अंग होता है। ठीक है, मतलब किसकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है? केंद्र सरकार यहां से कमाती है, कि राज्य सरकार कमाती है बिक्री कर से, कि ग्राम पंचायत कमाती है बिक्री कर से, या ये सभी? तो बिक्री कर से राज्य सरकार कमाती है, बिक्री कर से राज्य सरकार कमाती है। अगला क्वेश्चन 78 पे आ जाइए, यहां पर कह रहा भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। भारत को सबसे ज्यादा टैक्स कहां से मिलता है? तो सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, ध्यान देना, उत्पाद शुल्क से। किससे? उत्पाद शुल्क से। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलता है, यहां से समझ लीजिए, सबसे ज्यादा उत्पाद शुल्क से टैक्स मिलता है भारत को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 79 नंबर है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? 79 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर करेंगे आयकर से, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 80 नंबर है, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये जो समिति है इसने कर सुधार किए, तो इसका जो संबंध हो गया वो कर सुधारों से हो गया। किससे हो गया? कर सुधारों से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 81 नंबर है, यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर जो दिखने वाला कर है वो कौन सा है? 81 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? प्रत्यक्ष कर आयकर भी है, संपत्ति कर भी है, उपहार कर भी है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करोगे? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 82 नंबर है, यहां पर आपसे ये कह रहा है कि भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है?
82 पे राइट आंसर वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा, वैट। वैट किसका प्रकार है, प्रत्यक्ष कर का या अप्रत्यक्ष कर का? बताओ जल्दी से। वैट जो है ये किसका प्रकार है? देखिए वैट को अगर फुल फॉर्म में देखेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो टैक्स होता है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष कर होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है ये प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो वैट है ये कब से लागू हुआ? तो 84 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 से। अगला क्वेश्चन यहां पर 85 नंबर है, भारत की विधिग्राह मुद्रा क्या है? तो विधिग्राह जो मुद्रा है भारत की वो कौन सी है? डॉलर है कि रुपया है कि पाउंड या यूरो? 85 में कर लेंगे रुपया। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। 86 में आ जाइए, भारत द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालन कहा गया। भारत द्वारा पुरानी मुद्रा की समाप्ति कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो इसको बोलते हैं, आप लोगों ने एक बार मेरे से पूछा हुआ था कि विमुद्रीकरण क्या? तो विमुद्रीकरण का मतलब यही होता है कि पुरानी मुद्रा को बंद कर देना, समाप्त कर देना और नई मुद्रा चला देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 87 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाता है। डेफिनेशन है ये, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे नाम दिया जाता है मुद्रास्फीति। आपको बताया था महंगाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशन प्राप्त करता? मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो लाभान्वित होता है ऋणी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अब तक भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? अवमूल्यन हो चुका है तो 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार? 89 पे राइट आंसर क्या करोगे? 3 बार। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो 3 बार करेंगे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये तो सबको पता होगा, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है? दोस्तों 90 पे ऑप्शन नंबर कर लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगला क्वेश्चन ये रहा 91 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। यह प्रश्न कई बार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी आया है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 92 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता है? तो आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा सकता है। ठीक है, आरबीआई में नहीं खुलवा सकता है। आरबीआई में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता, ये बैंकों का बैंक होता है। 93 पे आ जाएंगे, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का जो नोट होता है इसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर मत कर देना। 93 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाता है वित्त सचिव, भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? 94 पे ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला क्वेश्चन ये रहा 95 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई?
इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना की गई, ये कब की गई? ये क्वेश्चन अभी इससे पहले जब शुरुआत में क्वेश्चन किया था उसमें बताया गया था कि इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके कौन सी बैंक की स्थापना की गई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब 95 नंबर पे ये पूछ लिया इसकी स्थापना कब करी गई, तो 1955 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 96 नंबर है कि भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं, जो देते हैं उनको देयताओं बोलते हैं, ठीक है, देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था? 96 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन ये रहा 97 नंबर है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 97 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, 1956। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है 98 पे ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, 5 बैंकें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 99 नंबर, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नरसिंह समिति संबंधित है, नरसिंहम समिति संबंधित है, नरसिंह समिति संबंधित है किससे? 99 पे ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, बैंकिंग संरचना सुधारों से नरसिंहम समिति संबंधित है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण, शेयर बाजार जानते हैं ना इस समय बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि 100% लोगों में जो साक्षर लोग हैं उनमें से 90% लोग, 90 नहीं सॉरी 90 ज़्यादा हो गया, 70% लोग शेयर बाज़ारों से जुड़े हुए हैं, वो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं और बहुत इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये बिजनेस। तो शेयर बाज़ारों पर नियंत्रण रखती है, तो नियंत्रण कौन रखता है? सेबी। 100 नंबर पे सेबी का पूरा काम होता है कि शेयर बाज़ारों पर नज़र रखना, ठीक है। अब सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। बाकी कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ करके भी पूछ सकते हैं, ये फेसबुक पेज है, यहाँ से जुड़ करके भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए।